गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है पौधों के आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के कौन से तत्व क्या क्या होते हैं, उसको अपने एक से विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर 3 है। उसमें आप देखोगे विभिन्न प्रकार। वीडियो नंबर 1 और 2 में आपने देखा था कि आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं, कितने कैटेगरी में होते हैं, कौन कौन से तत्व है और किस किस वर्ग में इसको क्लासिफाई कर रखा है, अलग अलग आधार पर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन फर्स्ट पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था क्या मात्रात्मक आधार पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण पढ़ा था। पोषक तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, उसमें आपने 4 प्रकार देखे थे। फिर बाद में कार्य के आधार पर देखा था कि अलग अलग तत्वों का अलग अलग कार्य होता है और उसके आधार पर आपने उसका वर्गीकरण कर रखा था। फिर धातु और अधातु के आधार पर उसका वर्गीकरण करके आपने देखा था कि कौन सा तत्व कितने, कौन सा धातु है कौन सा अधातु, इसको भी आपने समझा था। फिर एक वर्गीकरण और आपने देखा था कि तत्वों की पौधों में गतिशीलता कितनी है, किस आधार पर वो एक्टिव है या नहीं, उसकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग उसको भी आपने वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो वर्गीकरण के बाद में आपने देखा था कि पोषक तत्व व पादप में क्या संबंध होते हैं, किस नाम से जाना जाता है और अभाव कब होता है या विषैला प्रभाव कब उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करके बताया था कि अभाव जब किसी चीज़ की कमी फील होती है, महसूस होती है, तब उस कंडीशन में आपके अभाव उत्पन्न होता है। और विषैला प्रभाव जब कोई चीज़ रिक्वायरमेंट से अधिक, जो सूक्ष्म मात्रा तत्व होते हैं जो रिक्वायरमेंट से अधिक मात्रा में पौधों में बढ़ जाते हैं तो विषैला प्रभाव उत्पन्न करना कार्य कर लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के आपने फैक्टर देखे थे। और मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होने का प्रोसेस किया था कि अलग अलग क्रिया के द्वारा, उद्रोह के द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा या पादप अवशेषों द्वारा या वर्षा जल के साथ या विभिन्न प्रकार के मृदा सुधारकों द्वारा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा में ये तत्व मिलते रहते हैं और उससे मृदा की गुणवत्ता बढ़ती है। आज अपन देखेंगे अलग अलग तत्व जितने भी हैं उनका अलग अलग कार्य क्या होता है, किस प्रकार से उनकी उपयोगिता है, और फिर बाद में देखेंगे एक एक की कमी क्या है, किसकी कमी से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसको भी अपन स्टडी करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है, पहले आप पढ़ने जा रहे हो पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट क्या कार्य हैं, विशिष्ट क्या कार्य है, किस प्रकार से इनकी विशिष्ट भूमिका रहती है पौधों में, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य फर्स्ट देख रहे हो, कोशिका अवयव एवं उपापचय यौगिकों के संरचनात्मक अंश के रूप में पोषक तत्वों को विशेष प्रायोरिटी दी जाती है। पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में पौधों कोशिका में कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न हो सकते हैं या उपापचय क्रिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होने की संभावना रहती है। तो इन दोनों के लिए पोषक तत्व क्या बताएंगे, अनिवार्य बताएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये कोशिका के अवयव को सुविकसित या सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहायक होते हैं। मतलब कोशिका के जितने भी अवयव पार्ट है उनको सही व्यवस्थित बनाए रखने में पोषक तत्वों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जैसे अपने बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। उसमें से एक भी अवयव तत्व आप में कमी है तो उससे आपकी बॉडी क्या मेंटेन रह पाती है, नहीं रह पाती। जैसे आप पोषक युक्त खाना खा रहे हो परंतु उसमें आपके आयरन की मात्रा को कम कर दी जाए, फिर आप खाना कितना भी खाओ आपकी बॉडी में ब्लड का निर्माण नहीं होगा, तो फिर क्या बॉडी मेंटेन करेगी, पॉसिबल नहीं। क्योंकि हर चीज की डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, आवश्यकता होती है, उससे अपनी पूरी बॉडी मेंटेन बनी रहती है। तो वैसे वैसे देखते हैं अपन पादपों में भी हर तत्वों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटी छोटी भूमिका होती है और उनकी अनुपस्थिति में वो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव हो सकते हैं, उनका विकास रुक सकता है या कभी कभार हो सकती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जिस तत्व की रिक्वायरमेंट है वो तत्व होना नेसेसरी बताया गया है। ऊर्जा स्थानांतरण में पोषक तत्व का विशेष योगदान रहता है, आपने देखा एंजाइम अभिक्रिया को उत्तेजित करने में भी पोषक तत्व क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये विशिष्ट कार्य के रूप में दे रखे हैं। पोषक तत्व इंपॉर्टेंट पौधों में विशेष कार्य ये दर्शाते हैं। 4 बिंदु मुख्य दिमाग में इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम पूछ सकता है, ध्यान दें।
फिर बाद में देखते हैं वर्ग पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य। अब अलग अलग पोषक तत्व आएंगे, उनको एक एक को अपन कार्य और फिर बाद में एक एक कमियों के अकॉर्डिंग बेसिस को पढ़ेंगे। पहले सभी के कार्य देखेंगे और फिर बाद में अगला टॉपिक अपना आएगा मिडिल लेक्चर में, तब उसमें क्या देखेंगे अपन एक एक की कमी, किसकी कमी से क्या इफेक्ट होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। वर्ग पोषक तत्वों के अंतर्गत पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस प्रकार से इनकी उपयोगिता है, क्या कार्य है और पौधों में क्यों आवश्यक बताया गया है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले ये पौधों को मिलते कैसे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जल या वायु द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों को प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखते हो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन वो तो जल द्वारा रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होते हैं, जबकि कार्बन कहाँ से प्राप्त होती है, वायुमंडल से CO2 के रूप में कार्बन जो पौधे करते हैं। पादपों का 95% में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भूमिका रहती है। पौधों के विकास में, पादपों का विकास करना है, पौधों को विकास करने में या पौधों के अवयव संगठन में 95% भाग पार्टिसिपेट हो रहे हो, क्या हो रहे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भूमिका रहती है। तो देखते हैं अपन कि इनकी अलग अलग क्या होती है, उपयोगिता होती है, जिसके अकॉर्डिंग पौधों को विकसित होने में विशेष कार्य बताए गए हैं। आगे आप देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पौधों के जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी मात्रा होना नेसेसरी बताया गया है। जितने भी पौधों में कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आप सुक्रोज, शर्करा की बात करो, फ्रक्टोज की बात करो, किसी की भी बात करो, तो पादप में इनकी विशेष भूमिका बताई गई है। तो आप डायरेक्ट सेंटेंस याद रखना कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विशेष भूमिका होती है। किसकी? पादपों में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विशेष भूमिका होती है। दिमाग बात रहेगी। ये कुल मिलाकर बताया जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्राप्ति जल व वायु से होती है। पादपों का 95% भाग में कार्बन व हाइड्रोजन की भूमिका होती है। पादपों में जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। इसमें इनकी विशेष भूमिका होती है। साथ प्रोटीन की बात करो, वसा की बात करो, किसी की बात करो, तो उसमें इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, विशेष भूमिका बताई गई। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य क्या है और वर्ग पोषक तत्वों के क्या कार्य बताए गए, उसको आपने डिस्कस किया। आगे अपन देखेंगे नाइट्रोजन के क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आपको नोट्स देखने के लिए बोले तो जितना लिखे इनके बारे में उतना कम है। जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में इसकी विशेष भूमिका होती है। इसमें आप स्टार्च, प्रोटीन, वसा, कार्बोनिल अम्ल, कई प्रकार के यौगिक होते हैं, उनके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन की भूमिका रहती है, आप जानोगे। और फिर बाद में पादप वृद्धि में इनकी विशेष भूमिका होती है। बाद में अपन देखते हैं कि पौधों के शारीरिक संगठन निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण तथा उनको वृद्धि विकास करने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की भूमिका रहती है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर आप इसको विस्तार पूर्वक से जितना भी मैटर को बढ़ाना उतना बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं नाइट्रोजन तत्वों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से प्राप्त होता है और इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं आगे अपन देखो नाइट्रोजन। देखिए आप देखते हैं कि अगला अपना तत्व आ रहा है पोषक तत्व के रूप में, मुख्य पोषक तत्व कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं
तो नाइट्रोजन सजीव जगत के लिए इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में सभी के लिए अनिवार्य बताया गया। नाइट्रोजन के बिना सजीव जगत की कल्पना करना संभव ही नहीं। नाइट्रोजन के बिना अपन सजीव जगत की कल्पना कर ही नहीं सकते कि क्यों? क्योंकि सजीवों के मुख्य पार्ट के रूप में, मुख्य भोजन के रूप में क्या होता है? प्रोटीन्स। चाहे उनका हड्डियों के निर्माण में हो, भोजन के रूप में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी सजीव प्रोटीन पर आधारित होते हैं। और प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीन्स का मुख्य पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। मुख्य भाग क्या बताया गया है? नाइट्रोजन। तब अपन कहते हैं कि नाइट्रोजन के बिना सजीव जगत की कल्पना करना संभव नहीं है। नाइट्रोजन सभी प्रोटीन का मुख्य भाग बताया गया है, ये बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन देखते हैं तो नाइट्रोजन इतनी रिक्वायरमेंट होते हुए भी वायुमंडल में इतने % नाइट्रोजन है, तो ये क्या इसकी क्या कमी महसूस हो सकती है? तो अपन सोचते हैं नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितनी? 78% से ऊपर वायुमंडल नाइट्रोजन। आप जानते हो वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? 78% है। फिर भी ये सजीव जगत के लिए डायरेक्ट उपयोग में नहीं आती। डायरेक्ट स्कोप नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के अपने शरीर में तो पौधों में सुनता है नहीं, अपने में सुनता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन को काम में नहीं ले सकते। आप देखते हैं पाई चार्ट ग्रुप में, तो आपने देखा भी होगा कि ऐसा बना रहे हैं ना, तो उसमें % के आसपास क्या है आपकी नाइट्रोजन गैस है। और 21% के आसपास वो क्या होती है आपकी ऑक्सीजन। और 0.3% होती है वो होती है आपकी CO2। और उसके बाद में रही बात जलवाष्प, अलग अलग प्रकार की गैसें, सभी का मिश्रण 0.003%। और अन्य है वो अन्य गैस हो जाएगी। तो देखिए ये तो आपने क्या पूरे वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन की मात्रा, ये हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा, और ये हो जाएगी CO2 की मात्रा, और ये हो जाएगी अन्य में आपके धूलवाष्प, जलवाष्प, धूल के कण, कई प्रकार के पार्टिकल वो इसमें क्या हो जाते हैं? पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो आपने देखा इतने % नाइट्रोजन होते हुए भी तो इसका सजीव में क्या इफेक्ट है? अपन क्या जितने % नाइट्रोजन तो फिर बहुत है, परंतु ये जीव जगत के लिए डायरेक्ट काम में नहीं आती, तब ये कोई काम की नहीं रहती। वैसे तो पानी की धरती पे देखे या भूमि पे देखे तो पानी समुद्र के रूप में बहुत भरा हुआ पड़ा है, परंतु क्या सभी के लिए उस समुद्र का पानी काम में आता है? नहीं आता है। अपन थोड़ी सी मात्रा उसको लेके जीवान पे भी डाल दे तो जीवान क्या होता है? फट जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? घातक होता है। तो वैसे वैसे देखते नाइट्रोजन है वैसे बहुत मात्रा में, इसको डायरेक्ट सजीव अपने उपयोग में ले जा सकते हैं। और डायरेक्ट उपयोग करते हैं तो बाद में क्या कई प्रकार के कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अपने शरीर की कोशिकाएं इसको एब्जॉर्ब करने की पहले शक्ति भी नहीं, तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते मतलब इसमें है। तो ये नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधे या सजीव जगत उसको एब्जॉर्ब नहीं करके किसमें? आयनों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। किसमें? या तो नाइट्रोजन जीव जंतु या सूक्ष्म जीव, ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया या वर्षा के साथ में क्रिया करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट व अमोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन आयनों में बदलने के बाद में फिर उसको पौधे अवशोषण करते हैं, और जो पौधों ने अवशोषित कर रखे नाइट्रोजन उसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोटीन के रूप में अपन यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है किसका? नाइट्रोजन का। तो बेसिकली आप जानते हो नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत मात्रा में, परंतु इसका सीधे पौधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये सजीव जगत नाइट्रोजन के बिना अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जितने भी प्रकार के प्रोटीन्स होता है उसका मुख्य भाग है। वायुमंडल में 78% पाई जाती है, परंतु पादप सीधे इसका प्रयोग नहीं कर सकते उपयोग में। सामान्यतः पौधों में भारात्मक दृष्टि से देखे तो 1 से 5% के आसपास नाइट्रोजन यौगिक होना नेसेसरी बताया गया है। पादपों में नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट या अमोनिया आयन के रूप में ग्रहण की जाती है या ग्रहण करते हैं। आगे अपन देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे कमी। तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आप देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन की क्या भूमिका रहती है, पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाइट्रोजन किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसको आप देख रहे हैं
जा रही है। आप देखते हैं सबसे पहले कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि या पौधों के बेसिकली जितने भी पार्टिकल अवयव अंग होते हैं उनको तेजी से वृद्धि करने में नाइट्रोजन की विशेष भूमिका बताई गई। पत्ती हो, फूल हो या तना हो या शाखा हो, उनको डेवलपिंग करने के लिए वानस्पतिक की वृद्धि तेजी से होती है। इसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन मात्रा पौधों में वास्तविक मात्रा उपस्थित है तो पौधा जल्दी से विकसित होगा। कुल मिला के डायरेक्ट कह सकते हैं पादप वृद्धि में सहायक, इसमें पादप वृद्धि में से भी लिख सकते हैं पादप वृद्धि में सहायक है। मुख्य दिमाग बात रहेगी कि पादप वृद्धि में नाइट्रोजन की विशेष भूमिका रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं पत्तियों का हरा रंग परागण के कारण होता है, परंतु परागण का मुख्य घटक होता है वहां पे भी कौन सा पार्टिकल काम आता है? नाइट्रोजन। तो अपन देखते हैं पत्तियों में हरे रंग परागण व प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन की विशेष भूमिका बताई गई। इसकी नाइट्रोजन की विशेष भूमिका होती है प्रोटीन निर्माण तथा परागण के निर्माण में इसकी विशेष भूमिका होती है नाइट्रोजन की। इसकी परागण व प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की विशेष भूमिका होती है। इसके उपरांत कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो अम्ल, एल्कोलाइड्स, प्रोटोप्लाज्मा आदि के निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो नाइट्रोजन क्या आता है? विशेष अवयवी अंग के रूप में काम में आता है, अवयवी घटक है। तो दिमाग बात रहेगी पत्तियों में हरा रंग परागण की वजह से होता है। परागण व प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता होती है। एमिनो अम्ल के निर्माण में, एल्कोलाइड्स के बनने में तथा प्रोटोप्लाज्मा मतलब जीव द्रव्य के निर्माण में नाइट्रोजन की भूमिका बताई। जितने प्रकार डीएनए वीएनए फैक्टर होते हैं ना उसकी संरचना को जनरेट करने में भी नाइट्रोजन डायरेक्ट काम में आती है। आपने पढ़ा भी होगा ग्वानिन, थायमिन, एडेनोसाइन, तो ऐसे कई प्रकार के पार्टिकल होते हैं उनमें नाइट्रोजन की डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। नाइट्रोजन से बताया गया फास्फोरस व पोटेशियम का पौधों द्वारा संतुलित उपयोग होता रहता है कि पौधों में नाइट्रोजन पहले सबसे अवेलेबल है तो पोटेशियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पौधों को आवश्यकता के अनुसार संतुलित मात्रा में उपयोग में करते रहते हैं। बाकी एक तत्व की आवश्यकता मतलब नाइट्रोजन को वहां से हटा दे तो इनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी कार्य सही नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन पौधों को हरा रंग प्रदान करती है तथा पत्तीदार सब्जियां होती है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में नाइट्रोजन की विशेष भूमिका बताई जा रही है। जितने भी प्रकार की सब्जियां होती है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, आकर्षक बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन पोषक तत्व देना नेसेसरी हो जाता है। तब आपने देखा भी होगा खेत में जब आप सब्जी उगाते तो उसमें आप यूरिया अधिक मात्रा में आप उपयोग करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उससे सब्जी की गुणवत्ता क्या होती है, उसमें गुणवत्ता के रूप में पब्लिक अट्रैक्शन रूप में क्या होता है, बढ़ता है, आकर्षक हो जाती है और देखते देखते ऐसा लगता है कि इसमें कितना मतलब स्वाद होगा, ऐसा आपको दिखता है। चमकती सब्जी है, क्यों चमकता है? मैं रीजन क्या है इसमें ये पार्टिकल काम आता है। और उसके उपरांत दूसरा देखें फलों को संकार में कई प्रकार के रसायन भी काम आते हैं, आपने देखा भी होगा। तो उसको अधिक चमकाने के लिए जैसे आप देखोगे टमाटर तो उसके क्या नाइट्रेट गैस थोड़ा सा पानी सोल्यूशन के रूप में उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि उससे और चमक क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो कुल मिला के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए मतलब इसका उपयोग नेसेसरी बताया गया है। नाइट्रोजन सेलुलोज के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने में भी क्या होती है, सहायक होती है। नाइट्रोजन से दाने और सारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। उसके बाद में नाइट्रोजन गन्ना, गेहूं, जो ऐसी जो फसलें होती है उनके तले से अधिक संधियों में फूटना का मतलब क्या होता है? संधि मतलब जैसे ये आपको पौधा है, मान लीजिए ये क्या पौधा, अब इससे अलग अलग गांठें बनी होती है और इन्हीं गांठों से वापस पौधे के अलग अलग क्या निकलती ब्रांच से, इस प्रकार से आगे से आगे कई प्रकार से क्या होता है, फूटता रहता है, जिससे आगे जाके अधिक मात्रा में अन्न की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। जितने अधिक ब्रांच होगी उतनी अलग अलग शाखा बनेगी
और शाखा बनेगी तो मतलब क्या निकलेगा आपको, तो ये क्या होता है, पूरे पार्टिकल आपके पुष्पक्रम होता है और पुष्पक्रम से आपके क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, मतलब अनाज के निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अलग अधिक मात्रा में क्या बनेगा, आपके भुट्टे को निकलते हैं और अधिक जितने भुट्टे अधिक होंगे उतना आपका अनाज का उत्पादन क्या होता है, अधिक मात्रा में क्वांटिटी में होता है, आप जानते हो ना। तो अधिक संध्याओं में पौधे को फूटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में क्वांटिटी में अन्न उत्पन्न होता है। आप देख भी सकते हैं ऐसे, ये बीज तो एक ही डाला था आपने, परंतु एक ही बीज से अधिक प्रकार की क्या निकली, ब्रांच निकलेगी। तो उनको डेवलपमेंट करने में गन्ना, गेहूं व जो में कल्ले मतलब एक ही तने से अधिक संधियां निकलती है या संधियां फूटती और उससे अलग अलग ब्रांच निकलती है, वहां पे अलग अलग प्रकार का उत्पादन बढ़ता है। तो आप ऐसे देख भी सकते हो, गन्ने की भी बात कर सकते हो, गेहूं की भी बात कर सकते हो, उसी बीज। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन पादप तत्वों में पानी का अनुपात बढ़ाती है तथा कैल्शियम की प्रतिशतता क्या घटाती है। पौधों में नाइट्रोजन पानी अवशोषण की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करेगी और कैल्शियम स्तर को क्या घटाती है, क्योंकि कैल्शियम की धीरे धीरे जितनी पौधों में मात्रा अधिक हो जाएगी फिर बाद में पौधा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और धीरे धीरे उत्तर क्या हो जाएंगे, हार्डनेस, और फिर बाद में बाई उत्तर मर जाते हैं और पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मृत्यु स्तर पर पहुंचने की संभावना रहती है। परंतु जितनी पौधों को नाइट्रोजन आप सप्लाई करते रहोगे तो पौधा मुलायम बना रहेगा, पानी अधिक अवशोषण करेगा, कोशिका क्या करेगी, सही कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा नाइट्रोजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों में विशेष भूमिका निभाता है। तो ये तो थी नाइट्रोजन की एप्लीकेशन, नाइट्रोजन के विशेष कार्य। अब मान लो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उत्पन्न आप डालते हो, आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर पौधों में कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो उनको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अधिक नाइट्रोजन से उत्पन्न होने वाली हानियां कौन कौन सी, 3-4 हानियां दे रखी, उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा। देखिए आगे आप देखते हैं, नाइट्रोजन वैसे देखिए पौधों के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु हर से आवश्यकता से अधिक मात्रा में आप उसका उपयोग करोगे तो हर से क्या होती है, हानिकारक होती है। साथ आपको मैं एक बार और भी उदाहरण भी बताया था कि जैसे आपको आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप हर से किसी को भी आप प्रयोग करोगे तो आप क्या लगेगा, उसमें टेस्ट आएगा, उसको उपयोग करने में भी आप क्या होगे, प्रोत्साहित होते हैं। जैसे आपको कम मात्रा में आपको शक्कर खाने के लिए बोले, मिठाई खाने के लिए बोले तो आप आराम से खा जाते हैं, परंतु आपको हमेशा के लिए आपको मिठाई खाने के लिए दी जाए तो आप क्या खाओगे, नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे, आपको पता है कि उससे कई प्रकार के हानिकारक विभिन्न प्रकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं, डायबिटीज है, शुगर है, कई प्रकार की समस्या जनरेट हो जाती है, बीपी, तो कई प्रकार डायरेक्ट रोग हो जाते हैं। तो वो मिठाई अच्छी लगते हुए भी उसका उपयोग फिर अपन नहीं करते हैं। तो ऐसे सेम पौधों में भी देखते हैं कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु उसकी आवश्यकता से अति आप कोई भी चीज करोगे, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे हाई आप उसकी क्वांटिटी मात्रा बढ़ा दोगे तो फिर वो क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो देखिए, अधिक नाइट्रोजन से होने वाली कई प्रकार की हानियां भी होती है। तो देखिए, इसमें अधिक नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे सिंचाई करने पर पौधा वापस गिर जाता है, कारण कि पौधे में क्या होगी, कोमलता बनी रहेगी। आप जितनी नाइट्रोजन अधिक लोगे पौधा हरा भरा बना रहेगा और वो अधिक विकसित होता रहेगा, बढ़ते रहेगा, परंतु वो मजबूती ग्रहण नहीं करता है, ऑनली पर उसका विकास हो रहा है। तो अंदर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या रहते हैं, मुलायम बने रहते हैं, 24 घंटा क्या रहेंगे, मुलायम, तो शीतलता युक्त तो रहते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब आप खेती में पानी डालने से सही करने का प्रयास करते हो तो पौधे क्या गिर जाते हैं। कोमलता युक्त पौधों में अधिक प्रकार के रोग एवं कीट पतंगों का आक्रमण होता है, कई प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। कोमल चीज में हर चीज जो मुलायम और क्या होती है, कोमल होती है, तो उस पर हर चीज का किसी का भी अट्रैक्शन होता है और अटैक करने की संभावना अधिक रहती है। आप भी देखते हो जो सीधा होता है उस पर हर चीज क्या करती है, आक्रमण करके उसको क्या दबाने का काम करती है। तो ये पौधे जितने कोमल होंगे तो कई प्रकार कीट पतंग आके उसको क्या करते हैं, कुतर देते हैं और उसको नष्ट करने की संभावना बनती है। फसल देर से पकती है क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता होने के कारण पौधा हरा भरा बना रहता है, कि लंबे समय तक आपकी फसल पकती भी नहीं, पौधा हरा भरा ही बना रहता है और फसल का
पकने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आप अधिक मात्रा में डालें, नाइट्रोजन पौधे में हरा भरा बनाए रखने में सहायक होती है, ध्यान रखना। और इसकी वजह से अधिक नाइट्रोजन की वजह से पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी जो आपकी संतुलित अवस्था होती है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिससे पौधे के दाना में क्या होता है, आकार में कमी हो जाती है और दाना क्या हो जाएगी, कम वजनी होता है, हल्का हो जाएगी। भूसे की मात्रा दाने की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे देखोगे आपके अनाज उत्पादन कम होगा और ऑनली पर क्या होगा, कसरा होता रहेगा, तो उसमें कई प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पौधों में कोमलता व कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला और सूखा सहन करने की शक्ति वो क्या करते हैं, खो देती है। पौधा कोमल होगा तो कई प्रकार कभी कभार परिस्थिति खराब भी आ जाती है, हर प्रकार में मतलब विपरीत कंडीशन भी कभी कभार जनरेट हो जाती है, तो पौधे को अपन पानी नहीं दे पाते हैं, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पौधों में जनरेट हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में आप नाइट्रोजन डाल रखें तब आपको रिक्वायरमेंट है तो इसमें नाइट्रोजन दे, बाकी न दे। फसलों की भंडारण गुणवत्ता में क्या रहती है, कमी आ जाती है। फसलों को भंडारण के बीज में मतलब नाइट्रोजन अधिक होने के कारण बीज क्या होगा, कोमल और क्या होगा, मुलायम बना होगा, लंबे समय तक सूखेगा नहीं, तो गीला रहेगा। तो फिर गीला बीज को लंबे समय तक रखना अपना उचित नहीं माना जाता, उसको रखना भी कई प्रकार के फैक्टर उसको डायरेक्ट इफेक्टेड करते हैं। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्तर बढ़ने से शर्करा की मात्रा क्या होती है, घटती है। मिठास गन्ने में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, शर्करा कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कभी कभार गन्ने का आपने डंठल लिया होगा तो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा होता है, परंतु उसमें आप टेस्ट देखते हो तो एकदम शून्य टेस्ट, किसी भी प्रकार का मिठास होता भी नहीं, सारे जैसा सारा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उसको दे रखी है। तब आलू जैसी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि तो अधिक होगी परंतु कंद का निर्माण नहीं होता, मतलब जो आलू बनता है वो नहीं बनेगा। मेन जो आपको प्रोडक्ट लेना था वो उसकी मात्रा क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाती है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा नाइट्रोजन की क्या एप्लीकेशन, क्या कार्य है और अधिकता होने से क्या हानि होती है, कार्बन हाइड्रोजन के क्या उपयोग है और विशिष्ट पोषक तत्वों के विशिष्ट क्या कार्य होते हैं उसको आपने डिस्कस किया। इस प्रकार से अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे नाइट्रोजन से होने वाली, नाइट्रोजन की कमी से किस प्रकार से पौधों में कमी होने से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या इफेक्ट होता है, उसको अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात ये कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो मतलब नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।